ओके, चलिए आगे बढ़ने से पहले भारतीय बाजार स्क्रीन पर 60 पॉइंट का उछाल, ऑलमोस्ट आधे % की मजबूती के साथ निफ्टी और 1/4 से 1/3% की बढ़त के साथ सेंसेक्स में हो रहा है कामकाज। लेकिन हाँ, ऊपरी स्तरों से ठंडे पड़े तो आज के हाईज थे 14,860, 14,865 के जोन, तो आपको आपकी स्क्रीन पे कोने में नजर आ रहा होगा। तो अच्छे गैप अप के साथ शुरुआत। एक समय भारतीय बाजार 140 पॉइंट ऊपर थे, दिन के हाईज जो मैं बता रहा हूं वहां पे, और वहां से धीरे धीरे करके हम मोमेंटम थोड़ा सा लूज आउट करते हुए, हालांकि अभी भी 60 अंक की मजबूती, और जो मोमेंटम लूज आउट हो रहा है क्योंकि निफ्टी बैंक में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई है। निफ्टी बैंक के हाई से अब अच्छा खासा करेक्शन, और निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट फ्लैटिश टेरिटरी में इस समय आपको आपकी स्क्रीन पे कामकाज करता हुआ नजर आएगा। वैसे कहने के लिए हम थर्ड दिन है जब भारतीय बाजार अच्छा मोमेंटम, पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहे हैं। हमने वेडनेसडे को 100 पॉइंट से ज्यादा, थर्सडे को 100 पॉइंट का, एक्सपायरी के दिन 100 पॉइंट से ज्यादा का उछाल देखा था, और आज भी 60-62 पॉइंट फिर भी मजबूती के साथ इस समय भी हम खड़े हुए आपको नजर आएंगे। मिड कैप्स में 1/3% का दबाव है, लेकिन मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव है, 3:2 का रेशियो, यानी कि जितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं 60% शेयर्स इन ग्रीन, हरे निशान में ट्रेड करते हुए आपको नजर आएंगे। वो इसीलिए क्योंकि स्मॉल कैप पॉकेट में अभी भी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो ये है बाजार का सूरत हाल। गाबा सर से बातचीत कर ली जाए। गाबा सर, ये सुबह से कोई ट्रेड लिया क्या आपने? जी हाँ, एक लिया शॉर्ट। तो ऊपर जब खुला था गैप अप आपने शॉर्ट कर दिया था? करेक्ट, वहां तो ट्रैप था ना। नहीं, ऊपर खुला, थोड़ा ऊपर गया, थक गया, बेचो। एग्रेसिव ट्रेड था, बहुत एग्रेसिव, क्योंकि वापस फिर जाकर स्टॉप लॉस खा सकता था, वो हुआ नहीं, पैसा मिला बस। ओके, तो फिर अब क्या करना है बाजार में सर? ये आपका शॉर्ट ट्रेड तो बढ़िया रहा, कूल ऑफ हो गया, हम ऊपर से अच्छे खासे कूल ऑफ हो गए। 140 पॉइंट तेजी वाला निफ्टी 60 पॉइंट की तेजी पे आके बैठा हुआ है। लेकिन बाजार का डायरेक्शनली कॉल क्या लेना है? तीसरे दिन तेजी ने साथ दिया हमारा, ये मोमेंटम अगले हफ्ते इंटैक्ट रहेगा क्या? इंडिकेशंस क्या मिल रहे हैं चार्ट रीडिंग देखकर? अब एक बात पक्की है, देखिए ऐसा है कि आज का रेसिस्टेंस करीब 14,850 के आसपास था, एक ये था। दूसरा, बैंक निफ्टी का 33,000 का जो आंकड़ा है ना, राउंड फिगर, ये थोड़ी दिक्कत दे रहा था, लेकिन आज उसके ऊपर खुला, लेकिन अब ट्रेड कर रहा है उसके नीचे। तो जब तक ये 33,000 पार नहीं करता तब तक लॉन्ग तो नहीं होना चाहिए। कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी फिर एक साइड जोन पे आ गया, और निफ्टी बाई जोन पर है, लेकिन उसकी जगह अच्छी नहीं है खरीदने की। अगर बैंक साथ नहीं देगा तो निफ्टी ऊपर जाने वाला नहीं है, इसलिए निफ्टी का एक लेवल निकाला है मैंने। अगर ये जो लेवल है मैं आपको बता देता हूं, करीब 14,815 या 20 के ऊपर ट्रेड करता है आज, तो फिर घर ले जाइए, मंडे को ऊपर रहेगा। 14,815, 820 के ऊपर अगर आज ट्रेड करता हुआ नजर आया बचे हुए मोटा मोटी 2 घंटों में, तो आप इस ट्रेड को कैरी करिएगा, ले लीजिएगा निफ्टी को, और मंडे को शायद बल्ले बल्ले हो जाए। तो आप तो आमतौर पे वीकेंड पे कैरी करते नहीं हो, हमें क्यों करवा रहे हो? मैं तो नहीं करता, मैं तो इंट्राडे ही करता हूं, कभी कभी करता भी हूं। पिछले दिन किया था मैंने एक, आई थिंक वेडनेसडे को लेकर थर्सडे को भेज दिया था मैंने। यस, कल भेज दिया था सुबह। मैं करता हूं कभी कभी, लेकिन वीकेंड में अरे वाह, लेके गैप अप भी मिला था थर्सडे को, तो बढ़िया। यस, लेकिन खूब कमाई हो रही है सर आजकल। क्योंकि मैं एक प्योरली इंट्राडे प्लेयर हूं, लेकिन किसी कोई काफी करते हैं लोग, तो मुझे लगता है कि वो सेफ्टी मार्जिन हाई हो जाता है। अगर ये 14,815 के ऊपर क्लोज मिल जाता है तो लगता है कि फिर मंडे को अपमूव मिलेगा। 60% चांस अपमूव है, बायस। नहीं तो ठीक है, जो करते हैं, जो वीकेंड पे निफ्टी कैरी करना चाहते हैं, ज्यादा रिस्क अवर्स नहीं है, उनको जरा इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड्स नजर रखनी है। 815, 820 के ऊपर निफ्टी अगर आज बचे हुए 2 घंटों में ट्रेड करता हुआ नजर आया तो खरीद लेंगे। गावा सर, सेकेंड वैक्सीनेशन को कितना समय हो गया? आप से कुछ 10-12 दिन हो गए, अभी 10-12 दिन हाउस अरेस्ट, उसके बाद बाहर निकलूंगा थोड़ा वॉक के लिए। अभी 10-12 दिन हुए, 10-12 दिन और अभी घर पे रहना है? 20 दिन का, 25 दिन का होता है क्या? हाँ, बोलते हैं 3 हफ्ता में थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेता हूँ, 3-4 हफ्ता ले लूंगा, क्या फर्क पड़ जाएगा, घर में बैठ के नुकसान तो नहीं है। बाहर जाके थोड़ा हो सकता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो डबल मास्किंग करके कोविड
अप्रोप्रिएट बिहेवियर को पूरा पालन करके रिस्पेक्ट कर वॉक पर जाना जरूरी है। थक जाता हूँ घर में बैठकर। घर में कितना वॉक करूंगा? किचन से फर्स्ट रूम, फर्स्ट से सेकंड रूम से थर्ड रूम, फिर लिविंग रूम, थक जाता हूँ। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लिविंग रूम, इतनी जगह घूमने के लिए बॉम्बे में और चाहिए क्या आपको? वो रास्ता अलग है, हवा चाहिए। अच्छा, आप घूमने नहीं जा रहे हैं तो सलमान वैसी टेंशन में होगा। गाबा जी दिखते नहीं आजकल शाम को नीचे वॉक करते हुए, जब वो बालंकनी में आके खड़े होते हैं। बता दीजिएगा कम से कम कि आपने सेकंड वैक्सीनेशन लिया, इसीलिए नहीं निकल रहे आप। बहुत नुकसान हो गया। उनकी फिल्म रिलीज हुई और उन्होंने प्रीव्यू रखा ही नहीं। तो नहीं मैंने देखा, नहीं आपने देखा। ये फिल्म रिलीज हो गई मतलब ये तो अभी आने वाली है ना, ईद वाली रिलीज है ना, वो तो थर्सडे को आएगी अगले हफ्ते, वो राधे। हाँ जी हाँ। अब लेकिन प्रीव्यू नहीं रखा ना, तो नहीं रखा। वो अभी आएगी, हो सकता है इनविटेशन आ जाए आपके पास। वो आपने कहा था, प्रॉमिस किया था कि रेड कार्पेट पे मुझे भी लेके जाओगे, आपने फिर लॉकडाउन ही कर दिया। आप रेड कार्पेट तो गया पानी में, गई भैंस पानी में, कुछ नहीं होने वाला। हो सकता है 1 दिन पहले या 2 दिन पहले आ जाए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो कुछ करूंगा। अब तक तो इनविटेशन नहीं है। ऐसे गावा सर में बहुत देर ऐसी बातें कर सकते हैं। गावा सर थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए। इंपॉर्टेंट बेंचमार्क गावा सर ने बता दिया है। अदरवाइज रिस्क नहीं लेना चाहते तो फिर ट्रेड नहीं कैरी करेंगे, लेना चाहते हैं तो आपके लिए जो कंडीशनल ट्रेड है वो 815 820 के ऊपर निफ्टी नजर आएगा, तो खरीदने के मौके क्लियर कट राय आती हुई। चलिए अब मैनेजमेंट को स्क्रीन पे लाने का वक्त हो गया। हमारे साथ आईडीबीआई बैंक के एमडी और सीईओ राकेश शर्मा सर जुड़ते हुए। गावा सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश सर को स्क्रीन पे दिखाइए। राकेश सर स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। जो आईडीबीआई बैंक के नंबर्स हैं Q4 के, वो आप लोग को आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। राकेश सर बढ़िया Q4 की तरफ परफॉर्मेंस आता हुआ, एनआईआई में 37% का साल दर साल, इनफैक्ट इवन मैं सीक्वेंशियली देख रहा था Q on Q ऑलमोस्ट 79-80% का जंप। अच्छा ट्रैक्शन आया। मदद कहां से मिली इस क्वार्टर Q4 में? लो बेस का फायदा मिल गया क्या? कुछ सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। राकेश सर का इस समय ऑडियो हम तक नहीं पहुंच पा रहा है। राकेश सर प्लीज चेक करिएगा कहीं आप म्यूट पे तो नहीं है, तो अनम्यूट करना पड़ेगा। राकेश सर की टीम मुझे पीछे नजर आ रही है सिस्टम्स की, शायद वो मदद करते हुए नजर आएंगे। तो एक बार वो सॉर्ट आउट हो जाए, राकेश सर की आवाज हम तक पहुंचे तो उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा, इस बीच आज के जरा कंट्रीब्यूशन प्लेट निफ्टी की दिखाइएगा स्क्रीन पर। तो उसमें एचडीएफसी ट्विंस, तो खैर मैंने हेडलाइन में मेंशन करा था, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड में अच्छा ट्रैक्शन है। आज आईटीसी बढ़िया कर रहा है। भारतीय एयरटेल में ऑफलेट तेजी तूल पकड़ना शुरू हुई, अगर आपने नोटिस करा हो, और एचयूएल में अच्छा मोमेंटम लौटता हुआ। तो एफएमसीजी एज अ पैक, भारतीय एयरटेल, इनमें अच्छा मोमेंटम, इनके दिग्गज स्टॉक्स अच्छा आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। राकेश सर शायद अब उनकी आवाज हम तक पहुंचेगी। राकेश सर प्लीज कुछ बोलिए। नहीं, मुझे नहीं लगता। नहीं, सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा। अनटिल अनलेस वो सॉर्ट आउट हो हम बातचीत कर नहीं पाएंगे। एक काम कर लेता हूं, ऐसे तो बात ही नहीं होगी और शो ही खत्म हो जाएगा। डायरेक्टर साहब एक काम करिए, ब्रेक ले लीजिए। होपफुली इस ब्रेक के दौरान राकेश सर की टीम उनका सिस्टम को सॉर्ट आउट कर लेगी। फिंगर्स क्रॉस, तो थोड़ी बहुत बातचीत का समय बचा रहेगा, उस बातचीत को कर लेंगे। इंतजार करते हैं ब्रेक के उस पर राकेश सर, आईडीबीआई बैंक के एमडी और सीईओ, उनसे बातचीत की शुरुआत करेंगे। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आईडीबीआई बैंक के एमडी और सीईओ राकेश शर्मा आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। होपफुली राकेश सर सब एस्टैब्लिश हो जाएगा, कांटेक्ट और बातचीत होगी। राकेश सर एक बार ऑडियो चेक कर लिया जाए। आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है, आवाज तो ठीक से आ रही है। अरे वाह राकेश सर, मैं कह रहा था जो पहला सवाल पूछा था मैंने कि Q4 का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था। साल दर साल एनआईआई देखूं, Q on Q देखूं, बढ़िया परफॉर्मेंस आईडीबीआई बैंक की तरफ से आता हुआ। ये मदद कहां से मिली सर? क्या ऐसा था कि आप बेस क्वार्टर में आंकड़े सबड्यूड थे इसीलिए जंप है, या कोई और वजह भी है? नहीं ऐसा नहीं है। एक तो जो बैंक की ओवरऑल परफॉर्मेंस सभी क्वार्टर्स में
लगभग सभी पैरामीटर्स में इम्प्रूव हुई है। हमारी नेट इंटरेस्ट इनकम भी इम्प्रूव हुआ है और मेन ये है कि कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट हम जो है अपन इसके कम कर पाए हैं। जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट था 31/3 में 5.08 था, जो अब कम होके 4.29 हो गया और हमारी कासा प्रतिशत जो है बढ़ के 50.45% हो गई है। तो ये सभी परफॉर्मेंस ओवरऑल हर क्षेत्र में हमने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया है। पर इसके साथ में ये भी मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे बहुत पुराने 20 साल पुराने कुछ इनकम टैक्स रिफंड के ऑर्डर्स पेंडिंग पड़े थे, जो हमने फॉलो करके जो हमें रिफंड मिला इस क्वार्टर में मिला, तो उसकी वजह से 1300 करोड़ की इनकम वहां से आई। तो वो एक जो ज्यादा जंप है वो उसका है, पर अगर हम उसको एक्सक्लूड कर देते हैं तो भी हमारी नेट इंटरेस्ट इनकम में इम्प्रूवमेंट हुआ है। सो ओवरऑल सब इम्प्रूवमेंट हुआ है, पर ये जो एकदम से जंप हुआ, ये 1313 करोड़ की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम आई है, तो उसकी वजह से ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो गए। अच्छा, सब ठीक है राकेश सर, पर अभी भी एसेट क्वालिटी कंसर्न्स परसिस्ट करते हैं। अच्छा, कहने के लिए क्यू ऑन क्यू ग्रॉस एनपीएस में आंकड़ों में इंप्रूवमेंट था, पर अभी भी 22-23% के आसपास के ग्रॉस एनपीएस पे खड़ा हुआ है। ये पुराना बैग एंड बैगेज कब तक छूटेगा? कब तक मीनिंगफुल इंप्रूवमेंट एसेट क्वालिटी में आता हुआ हम देखेंगे? आप लोग का इंटरनल आकलन क्या कहता है? देखिए, इस बात में मैं दो चीजें कहना चाहूंगा आपको। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो ग्रोस एनपीए है हमारा, वो अभी भी 22% के आस है, 22.37। हालांकि ये 5% कम हुआ है पिछले साल मार्च 2020 के कंपैरिजन में कम हुआ है 5%। पर एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा, इस पे मेरे ख्याल में जो हम सभी को कहते हैं कि हमको मेन चीज ये देखना है कि नेट एनपीए क्या है। मेरा जो नेट एनपीए है वो 4.19 से 4.19 से कम होके 1.97 पे आ गया है। इसमें भी करीब 2.2% की कमी हुई है। सो जो नेट एनपीए है, अगर हम किसी भी बैंक से कंपेयर करें तो वी आर मच कंपेरेबल, वो काफी बैंकों से कम है। और ये 1.97 बहुत कम रेशियो, क्योंकि हमने प्रोविजन कवरेज रेशियो बढ़ा के 97% कर दिया है। अब ग्रोस एनपीए में क्या होता है, क्योंकि एनपीए अमाउंट ज्यादा थी और उसको रिकवरी करने में धीरे धीरे, और पिछले साल कोविड की वजह से कुछ रिकवरी अफेक्ट हुई, हालांकि हम 6000 करोड़ की रिकवरी कर पाए। अब हमारा जो है, जो नॉर्मली बैंक में क्या रहता है कि जो 100% अकाउंट्स प्रोवाइड हो जाते हैं उनको हम टेक्निकली राइट ऑफ कर सकते हैं। तो हमारे जो है, इसमें से जो हमारे 36,212 करोड़ के एनपीए हैं, उसमें 32,423 करोड़ तो हमारे 100% प्रोवाइड हो चुके हैं। अगर हम उसको टेक्निकली राइट ऑफ करें तो मेरा जो ग्रॉस एनपीए वो 3% से नीचे आ जाएगा। पर यह है कि कुछ उसमें टैक्स इम्प्लीकेशंस रहते हैं, इसलिए हम उसको टेक्निकली राइट ऑफ नहीं कर रहे हैं अभी। पर मेन चीज हमारा कहना, मैं यही कहना चाहूंगा कि नेट एनपीए ध्यान दिया जाए। राकेश सर, क्योंकि आपने पैंडेमिक का नाम लिया, तो पैंडेमिक से जुड़े दो सवाल है, दोनों एक साथ क्लब कर देता हूं। एक तो इस बार पैंडेमिक में क्या ऐसा हो रहा है कि रूरल डिमांड पे भी इंपैक्ट देखने को मिल रहा है? पिछले साल जब पैंडेमिक वेव 1 थी तो ऐसा नहीं हो रहा था। इस बार क्या रूरल डिमांड इंपैक्ट हो रही है? और दूसरा इसी के साथ कि अब अच्छा Q4 का परफॉर्मेंस देखने को मिला, लेकिन इस पैंडेमिक का मान के चलूं एक मीनिंगफुल इंपैक्ट, एक मीनिंगफुल डेंट इस Q1 की अर्निंग्स में बैंक्स में देखने को मिलेगा वापस? नहीं, इसमें दो चीजें मैं कहना चाहूंगा। एक तो जैसे अभी एग्रीकल्चर में जो मानसून की जो प्रेडिक्शन है, वो सामान्य मानसून की प्रेडिक्शन है, तो इस वजह से जी थोड़ा बहुत फर्क, क्योंकि अभी क्या हो गया है, ये जो वेव 2 है वो ज्यादा उसका सब अर्बन और रूरल एरियाज में पेनिट्रेशन थोड़ा ज्यादा हुआ है, तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा। बट मुझे नहीं लगता कि ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है इससे, कि जैसा आरबीआई ने भी अपने आंकड़ों में कहा। तो लेट अस बी होपफुल, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, जो आप बोल रहे हैं कि Q1 का परफॉर्मेंस, जैसे रिकवरी का जो हमारा डाटा अगर हम देखें तो कोविड से पहले भी मेरी 95% की रिकवरी परसेंटेज थी, जो अभी मेरा मार्च के में अगर हम देखेंगे तो वो भी 95% है। तो रिकवरी हम अच्छे से कर पा रहे हैं, तो इससे परफॉर्मेंस पे ज़्यादा खराब असर नहीं आना चाहिए। हालांकि हम काफ़ी सावधान हैं और पूरी तरह से असेस कर रहे हैं। दूसरी, जो आरबीआई ने अभी जो रिस्ट्रक्चरिंग का दिया, वो मेनली 25 करोड़ के लोन से नीचे और छोटे लोनों में ही राहत मिली है, रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं। तो जहां थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम आएगी भी तो उसको रिस्ट्रक्चरिंग से कवर करके
तो आई थिंक ये पोजीशन कंट्रोल में रहेगी, इससे हमारा Q1 पे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अच्छा राकेश सर, मैं जानता हूं आप कमेंट नहीं करना चाहोगे, आपकी टीम ने स्पेसिफिकली बोल भी रखा था, लेकिन मैं नहीं पूछूंगा तो लोग बोलेंगे सवाल पूछना ही नहीं आता। अब आईडीबीआई बैंक खबरों में इसीलिए था क्योंकि कैबिनेट की तरफ से, सीसे की तरफ से नोट मिली वो स्ट्रैटेजिक स्टेक सेल की। मैं उस पर नहीं जा रहा क्योंकि कब होगा, क्या प्रक्रिया होगी, वो सरकारी ऑफिशियल तब तक डिसाइड करेंगे। मैं जवाब अपने जितना मैं दे सकता हूं मैं आपके फ्रंट पे थैंक यू सर। पहला इसी में, क्या बैंक, आई एम श्योर बैंक एम्प्लॉइज रजिस्ट करते हैं ऐसे मूव को, क्या बैंक एम्प्लॉइज हैव बीन टेकन ऑन बोर्ड और आर दे स्टिल रजिस्टरिंग? और दूसरा, किस टाइमलाइन पे वर्क किया जा रहा है? मेरे ख्याल से वो तो कम्युनिकेशन आप जैसे बैंक हेड ऑफिशियल्स के साथ सरकार का हो रहा होगा। दो चीजें आपने पूछी। एक तो जैसे क्या हुआ था कि मैं आपसे स्पष्ट बताना चाहूंगा कि जब LIC में स्थानांतरण हुआ था, जब LIC में शेयर होल्डिंग ट्रांसफर हुई थी, तो तब काफी लोगों को ये मन में धारणा थी कि पता नहीं क्या होगा, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता की भावना थी। और उसी समय मैंने ज्वाइन किया था अक्टूबर 2018 में। तो मैंने जगह, उस समय तो कोविड की सिचुएशन नहीं थी, तो हमने जगह जगह पे जाके सब टाउन हॉल मीटिंग्स की और सब स्टाफ को उनको समझाया कि कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि इसकी वजह से और बेटर स्थिति होगी। और आज जब हमने जो जो चीजें उनको बोली थी, तो वो ही हम काफी कुछ मतलब 99 के 100% वो प्रूव कर पाए हैं। बैंक की पोजीशन इंप्रूव हुई, बैंक का टर्न अराउंड हो गया, बैंक को कैपिटल मिली, किसी की सर्विस कंडीशंस में कोई फर्क नहीं आया, रादर सैलरी रिवीजन हमने दिया। तो स्टाफ काफी प्रसन्न है। और उसमें अभी इसलिए ये जो दूसरा आ रहा है, तो उसमें भी हमने उनको यही कम्युनिकेट किया है कि ओनर कोई भी रहे, आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता चला जाएगा और आपका बारे में हम चिंता करेंगे और आपका ध्यान रखा जाएगा। तो इसलिए ऐसा कुछ अनिश्चितता वाली स्थिति अब इस बार नहीं देखने को मिल रही, जबकि पहले थोड़ा था। अब वो काफी संतुष्ट है और खुश है कि LIC ने आके हमारे से जो शेयर होल्डिंग ली। दूसरा जो प्रश्न है, जो टाइमलाइन की है, क्योंकि ये तो दीपम का आपने जैसा कहा, हालांकि मैं यही कहूंगा कि दीपम और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो DFS है, वो लोग ये प्रोसेस को रन करेंगे। कभी हमारा कुछ डिस्कशन के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए आवश्यकता पड़ेगी तो हम जाएंगे, बट अदरवाइज वो प्रोसेस उन्हीं के द्वारा रन किया जाएगा। इसलिए मेरे पास इसकी ज्यादा सूचना नहीं है कि कब तक वो कर पाएंगे। पर गवर्नमेंट काफी शीघ्रता से, जैसे अभी वो IDBI अमेंडमेंट एक्ट भी हो गया है, ये भी ले आए, तो हो सकता है कि धीरे ये स्पीड हो जाए। ना, बस इससे ज्यादा नहीं पूछूंगा। थैंक यू सो मच स्पोर्टिंगली सर उन क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। नजर रहेगी IDBI बैंक के स्ट्रैटेजिक स्टेक सेल पे। बेस्ट विशेस एंड स्टे सेफ सर। इस नोट पर क्विकली शो को खत्म करने का, मैं एक्चुअली अपनी टाइम लिमिट को एक्सीड कर चुका हूं, लेकिन शैल सर और वीरू को स्क्रीन पे दिखाइए हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन, आखिरी के ऑल इंपॉर्टेंट 1.5 घंटे शैल सर, और इंटरेस्टिंग जंक्चर पे खड़ा है। तीसरा दिन है, मजबूती अब तक तो इंटैक्ट नजर आ रही है। तो यूँ समझिए आशीष जी, जो सेक्टर है वो तो मेटल ही है, और अभी भी इतनी ताबड़तोड़ तेज़ी के बाद आपको कई ऐसे फ्रंटलाइन स्टॉक्स दिखेंगे जो अपने लॉन्गर टर्म वैल्यूएशन से नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। आज अगर आप टॉप ट्रेडेड लिस्ट देखें तो पहले 10 स्टॉक्स में 5 आपको मेटल स्टॉक्स दिखेंगे और 4 स्टॉक्स, पहले 4 जो हैं वो मेटल काउंटर्स हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो जो बाजार का रुझान है वो जुड़ा हुआ है टाटा स्टील के साथ, हिंडाल्को के साथ, स्टील अथॉरिटी के साथ, जो आपको मई 2011 के हाईएस्ट लेवल के आसपास ट्रेड करती हुई दिख रही है, और JSW स्टील और जिंदल स्टील एंड पावर। तो ये सेक्टर्स हैं जहां पर आपको बढ़िया तेज़ी आती हुई दिख रही है। बचे हुए 90 मिनट में वीरेंद्र जी और मैं कोशिश करेंगे आपको एक से एक बढ़िया स्टॉक्स पकड़ के दें, और हमारा टेक्निकल फंडामेंटल पैनल आपको हफ्ते के आखिरी दिन बढ़िया मुनाफा कमा के दिखाएगा कमाई के अड्डे में। जुड़े रहिए हमारे साथ। जी शैल जी, इस बीच अगर आप देखें HDFC के नंबर्स आ गए हैं, मैं थोड़ा सा उस पर फोकस करना चाहूँगा। 2816 करोड़ रुपए की एक्सपेक्टेशन थी और उसके अगेंस्ट करीब करीब 3180 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट का, मुनाफे का आंकड़ा है। ये स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन से अगर आप देखें तो लगभग इसमें 400 करोड़ रुपए का पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। तो यहाँ पे बॉटम लाइन की फिगर जो है वो बाजार के पक्ष में है, इंटरेस्टिंग है, और आई थिंक ये एंकरेज करेगी इंट्राडे ट्रेडर्स को, और साथ ही साथ एक अच्छा स्पाइक, एक अच्छा मूव
स्क्रीन पर नंबर्स रखिएगा, पैरेलली यहां पर एक बार टिक बाय टिक चार्ट रखिएगा। दैट्स इंटरेस्टिंग। आई थिंक बॉटम लाइन की फिगर काफी स्ट्रांग है। कुछ देर में मेरे स्क्रीन पे और नंबर्स भी होंगे, उनको मैं चेस करूंगा, लेकिन यहां पे प्रथम दृष्टांत अगर आप देखें, प्राइमा फेसी अगर आप देखें, तो HDFC ने बॉटम लाइन की फिगर के मद्देनजर स्ट्रीट को काफी हद तक सरप्राइज किया है और काफी बड़ा डाइवर्जेंस है। ग्रॉस एनपीए रहे 1.91 और अच्छा ग्रॉस एनपीए से बढ़कर 1.91 से बढ़कर 1.98 है। ओके, यहाँ पे करीब 7 बेसिस पॉइंट का इजाफा है, यहाँ पर 7 बेसिस पॉइंट का इजाफा है और ग्रॉस एनपीए का फिगर है। मैं जरा नेट एनपीए का फिगर का आंकड़ा देखना चाहूँगा। नेट एनपीए 1.91 से बढ़कर 1.98%, यहाँ भी अगर आप देखें 7 बेसिस पॉइंट का इजाफा है। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि बॉटम लाइन की फिगर में यहाँ पर एक अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है और ये फिगर स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन से कहीं अच्छी है। टॉप लाइन का ग्रॉस एनपीएस याद रखिएगा बड़े हैं और नेट एनपीएस में भी करीब 7 बेसिस पॉइंट का इजाफा है, लेकिन बॉटम लाइन की फिगर अच्छी है। अब टॉप लाइन की फिगर अगर आए तो प्लीज़ मेरे को डॉक्टर साहब मेंशन कीजिएगा। और यस नहीं, अभी मेरे पास 3 फिगर हैं, कोर फिगर्स, और वो अच्छी हैं। टॉप लाइन का आंकड़ा अभी मेरे पास नहीं आया है, लेकिन एक बार इंटरडे चार्ट से आइए। 2485 यानी निफ्टी को एडवांटेज पहुंचाने के लिए इस वक्त HDFC पूरी की पूरी सहायता करता हुआ और फिगर्स पे स्ट्रांगली रिएक्ट करता हुआ। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे, तुरंत हाजिर होते हैं बस थोड़े से वक्त में।